कंसीडर करो कि मेरे पास एक मेटालिक स्फीयर है, कंसीडर करो कि मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है और ये कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर पहले से कंसीडर करो कि 4 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके पास पहले से ऑलरेडी 4 कूलम जितना पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा सेम आइडेंटिकल दूसरा भी एक स्फीयर है और ये स्फीयर आइडेंटिकल है। ये स्फीयर कैसा है? आइडेंटिकल, मतलब उसका मटेरियल सब कुछ सेम है। ऐसे दूसरे स्फीयर के ऊपर पहले से कंसीडर करो कि इसके ऊपर पहले से +8 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है, पहले से +8 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है। अगर मैं दोनों स्फीयर्स को एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में लाता हूं, बेटा फिजिकल कांटेक्ट में लाने का मतलब ये होता है कि अगर मैं दोनों स्फीयर्स को एक दूसरे से टच करवाता हूं, या तो अगर मैं इन दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करता हूं, इन दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करता हूं, तो ऐसे केस में हमको पता है कि चार्जेस आर ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर चार्जेस यहाँ पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेंगे तो अल्टीमेटली अगर ये दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स है तो क्या होगा? तो यहाँ पर अगर ये दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स है, अगर ये दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स है तो ऐसे केस में इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझो। जैसे इसके पास कितना चार्ज है बेटा? +4 कूलम, और दूसरे स्फीयर के पास कितना है? +8 कूलम। अगर मैं दोनों को टच करवाऊंगा तो दोनों का टोटल कंबाइंड चार्ज कितना हो जाएगा? तो सर दोनों का टोटल कंबाइंड चार्ज हो जाएगा 8 कूलम +4 कूलम इक्वल टू 12 कूलम। जब मैं ये वायर का कनेक्शन यहाँ से काट दूंगा, अगर मैं यहाँ से ये वायर का कनेक्शन काट देता हूं तो ऐसे केस में दोनों के ऊपर 12 कूलम का हाफ मतलब 6 कूलम डिपॉजिट हो जाता है। दोनों के ऊपर 6 कूलम जितना चार्ज डिपॉजिट हो जाता है। अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि दो फ्रेंड्स है, एक फ्रेंड के जेब में जितने पैसे, दूसरे फ्रेंड के जेब में जितने पैसे, दोनों पैसों को एक दूसरे में मिक्स करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब दैट इज सेड टू बी मेथड ऑफ कांटेक्ट। लेकिन याद रखो कि मेथड ऑफ कांटेक्ट को फॉलो करने के लिए, खास याद रखो कि मेथड ऑफ कांटेक्ट को फॉलो करने के लिए दोनों स्फीयर्स आइडेंटिकल होने जरूरी है। अगर दोनों स्फीयर सेम नहीं है, अगर दोनों स्फीयर सेम नहीं है तो क्या करना है? तो बेटा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको सेकंड चैप्टर में मिलेगी कि भाई दोनों स्फीयर अगर सेम नहीं है, ये चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन में स्फीयर सेम होंगे। चलो मैं यहाँ पर मेरी तसल्ली के लिए पूछ लेता हूं कि कंसीडर करो कि मेरे पास एक स्फीयर है। चलो नया केस, मेरे पास एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है। एक स्फीयर के पास पहले से कंसीडर करो कि +3 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है और दूसरे के पास कंसीडर करो कि -7 कूलम चार्ज है। तो दोनों का टोटल कितना होगा? जब कांटेक्ट में लाऊंगा तो दोनों का टोटल 4 कॉलम -4 कूलम होगा बेटा। +3 - 7 मतलब टोटल -4 कूलम होगा। और जब मैं उनका कांटेक्ट सेपरेट कर दूंगा, फिजिकली कांटेक्ट में लाओगे तो टोटल -4 कूलम, और जब इनका कांटेक्ट रिमूव कर दिया जाए तो फाइनली दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा -2 कूलम -2 कूलम। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। अच्छा चलो कंसीडर करो कि इसके पास पहले से +4 कूलम है और दूसरे के पास कंसीडर करो कि पहले से -3 कूलम है। जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाओगे तो टोटल कितना होगा? 1 कॉलम। और जब सेपरेट करोगे तो हाफ कूलम दोनों के पास जाएगा। हाफ कूलम दोनों के पास जाएगा। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन,
जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए। कंसीडर करो कि ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है। ए स्फीयर के पास क्यू कूलम जितना, ए स्फीयर के पास पहले से क्यू कूलम जितना चार्ज है, बी स्फीयर के पास भी पहले से क्यू कूलम जितना चार्ज है, और तीसरा एक आइडेंटिकल स्फीयर है सी स्फीयर। अगर सी स्फीयर के पास पहले 0 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है, अब मैं सी स्फीयर को पहले ए के साथ कांटेक्ट में लाता हूं, सी स्फीयर को पहले ए के साथ कांटेक्ट में लाता हूं और ये कांटेक्ट रिमूव कर देता हूं, फिर बी के साथ कांटेक्ट में लाता हूं और ये कांटेक्ट रिमूव कर देता हूं। तो ऐसे केस में सी के ऊपर फाइनल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, बोलो। Q नहीं, ध्यान से सोचो। 3Q/4 वेरी गुड, 3Q/4 3Q/4। कौन बोला ये? क्रिश। हाँ बोलो साहब। ओके, तो 2:30 વાગે મને ગ્રુપ, તમે પહેલા 2:30 વાગે 11 મળશો। હા, તો પહેલા તમે 2:30 વાગે લેશો। अच्छा, ઓકે। મારે આજે 12મું નથી, 2:30 થી 3:30 તમે 11મું લેવાના ને? 2:30 થી 3:30 આજે મારું 12મું હોય જ નહીં સાહેબ। ના ના, હા, 2:30 થી 3:30 હું 11મું લઉં। ઓકે, ના, સારું 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 સારું, હા, સારું સારું, ઓકે, સારું, ઓકે, हाँ हाँ। देखो बेटा, 3Q/4 किसने आंसर दिया? क्रिश। वेरी गुड बेटा। देखो फिर से एक बार यहाँ पर समझो मेरा कहने का मतलब। देखो, अगर मैं ए स्फीयर और सी स्फीयर को पहले कांटेक्ट में लाऊंगा, तो ए के पास क्यू चार्ज है और सी के पास 0 कूलम है, मतलब दोनों का टोटल कितना हुआ? Q + 0 1 कूलम। अब जब सेपरेट करोगे तो ए और सी के केस में ए के पास Q/2 होगा और सी के पास भी Q/2 होगा। ओके, अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझो। अब मैंने सी स्फीयर को बी के साथ कांटेक्ट में लाया। अगर सी स्फीयर को बी के साथ कांटेक्ट में लाओगे तो Q + Q/2 होगा टोटल चार्ज। Q + Q/2 मतलब 3Q/2, और सेपरेट करेंगे तो हाफ ऑफ चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब 3Q/2 का आधा 3Q/4 इसके ऊपर जाएगा और 3Q/4 इसके ऊपर जाएगा। बोलो, कोई डाउट है? पक्का डाउट नहीं है ना? नो सर। देखो, तो यहाँ पर दिस पर्टिकुलर मेथड इज सेड टू बी मेथड ऑफ कांटेक्ट। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली चार्ज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें से मैंने आपको 2 मेथड्स पढ़ाए। एक मेथड का नाम था मेथड ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरा मेथड मैंने आपको पढ़ाया मेथड ऑफ कांटेक्ट। अब मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कूलम्स लॉ। बहुत ध्यान से समझना, पूरे फिजिक्स का, पूरे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों का फंडामेंटल रूल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कूलम्स लॉ। देखो, आपको पता है कि अगर मैं 2 चार्जेस सिलेक्ट करता हूं तो उनके बीच में ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अनलाइक चार्जेस होंगे तो
Attraction. एट्रैक्शन लगेगा, attraction, बट जो भी एट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लगेगा, हाँ बोलो सर, हाँ 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 ओके, हाँ 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 हो हाँ हाँ करेंगे, हाँ हाँ। देखो यहाँ पर अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लगेगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये डिसाइड करने के लिए अ साइंटिस्ट नेम्ड एज चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम गिव वन लॉ, एंड दैट पर्टिकुलर लॉ इज नोन एज कूलम्स लॉ, दैट इज नोन एज कूलम्स लॉ। ध्यान से समझना, व्हाट इज कूलम्स लॉ। तो पहले तो उसका स्टेटमेंट यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं। वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स act between two point stationary charges point stationary charges is always directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them, inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them। ध्यान से समझना, बहुत ही फंडामेंटल रूल है, हम जो लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं उसी को यहाँ पर कैरी करना है। एक्चुअली सेम रूल आपने किसके लिए पढ़ा होगा, तो सर हमने सेम रूल पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लेकिन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ये लॉ के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है वो मैं बताऊंगा। बट बिफोर दैट वी कैन से दैट फंडामेंटली द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस। बेटा पॉइंट चार्जेस का मतलब ये हुआ कि कंसीडर करो कि ये Q1 इलेक्ट्रिक चार्ज है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, कंसीडर करो कि ये एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड Q1 है और दूसरा चार्ज कंसीडर करो कि Q2 है। दे आर पॉइंट लाइक चार्जेस, माइंड वेल, बड़े बड़े स्फीयर्स नहीं है, जस्ट लाइक अ डॉट, पॉइंट है, पॉइंट चार्जेस है, और ये पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कंसीडर करो कि r है। ये पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ यू कैन से दैट, according to Coulomb's law, F electric force act between them is always directly proportional to product of magnitude of charges। कोई इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट F is proportional to Q1 Q2 as well as F is proportional to 1 upon R square। It is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them। If I will combine them, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो यू कैन से दैट F is directly proportional to magnitude of charges मतलब Q1 Q2 and inversely proportional to R square। चलो बेटा प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, constant लगाना पड़ेगा। वेरी गुड, तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू K कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर K क्या है, तो सर यहाँ पर K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। here K is
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और अगर के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो के की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से समझना बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, वो मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है मतलब अगर मैंने दो स्फीयर्स को या दो ऑब्जेक्ट्स को एयर के मीडियम में रखा है, पानी में रखा है, केरोसिन में इमर्स करके रखा है, डीजल में रखा है, ग्लिसरीन में रखा है या वैक्यूम में रखा है, हर एक जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो इक्वल ही होता है, बट इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये दोनों चार्जेस को मैंने वैक्यूम में रखा है तो के की वैल्यू अलग होती है। अगर मैंने ये चार्जेस को कोई मीडियम में डाल दिया, जैसे केरोसिन में इमर्स करके रखा है, तो के की वैल्यू अलग होती है। इन शॉर्ट यहां पर के की वैल्यू क्या है, तो इफ चार्जेस आर प्लेस्ड in vacuum, if charges are placed in vacuum, then k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको कैलकुलेट किया जाए तो k की वैल्यू मिलती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो माइंड वेल ये ग्रीक अल्फाबेट है जिसको बोला जाता है एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये होता है कि इट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का मतलब क्या होता है वो समझो। देखो बेटा, सनलाइट अर्थ तक पहुंचती है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सनलाइट Yes, अर्थ तक पहुंचती है, और हम सबको पता है कि सन और अर्थ के बीच में थोड़े से रीजियन को अगर ध्यान में नहीं लिया जाए तो बाकी सब तो वैक्यूम ही है, और सनलाइट वैक्यूम में होकर के अर्थ तक पहुंचती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली लाइट क्या है पता है आपको? आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि लाइट और कुछ नहीं, वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहां पर कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब वैक्यूम में से लाइट पास हो सकती है, इसका मतलब तो ये हुआ कि वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एज अ कंडक्टिंग मीडियम काम करता है। मतलब वैक्यूम, ग्लिसरीन, ये सब मीडियम के पास इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास करने के लिए एक एबिलिटी होती है, और वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने के लिए एक कंडक्टिंग मीडियम की तरह बिहेव करता है। तो उससे एसोसिएटेड जो कोएफिशिएंट है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अलग अलग मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अलग अलग होती है। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि एप्सिलॉन नॉट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है। 8.85 into 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम के अंदर आज दिन तक 2006 से स्टार्ट करके 2021 15 साल हो गए, कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम? कूलम स्क्वायर मतलब Q2, न्यूटन मतलब M1 L1 T-2 एंड मीटर स्क्वायर मतलब L2। तो अल्टीमेटली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा M-1 L-3 T2 Q2। और आपको पहले से बता देता हूं
कि Q मतलब कूलम, कूलम मतलब एम्पियर इनटू सेकंड, मतलब कूलम मतलब A1 T1 भी होता है। अगर कूलम इक्वल टू Q इक्वल टू A1 T1 यहाँ पर डाल दिया जाए तो M-1 L-3 T4 A2, ये भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। अब हमारे लिए हम ऑलवेज डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी चार्ज इंक्लूड होगा तो दो टर्म्स में लिखेंगे, Q के टर्म्स में भी लिखेंगे और A के टर्म्स में भी लिखेंगे। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इज सेड टू बी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा? तो सर इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन बनेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट बिटवीन, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस, टू पॉइंट स्टेशनरी charges, that is equal to, if charges are placed in vacuum, if charges are placed in vacuum, then F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. This is equation of electric force act between two point stationary charges. अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर मैंने ये चार्जेस को कोई दूसरे मीडियम में रख दिया हो तो, अभी तो चार्जेस को वैक्यूम में रखा है। इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी अनदर मीडियम, if charges are placed in any another medium, अगर मैंने चार्जेस को कोई नए मीडियम में रख दिया है, जैसे केरोसिन में रखा है या कोई दूसरे मीडियम में रखा है, तो ऐसे केस में नए फोर्स का फॉर्मूला बनेगा F डैश इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई। लेकिन इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि वैक्यूम में रखा है तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम लगेगा। लेकिन अगर मैंने कोई नए चार्जेस में, नए मीडियम में चार्जेस को रखा है तो यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम लगानी पड़ेगी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो फोर्स चेंज हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन एनी न्यू मीडियम। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देने जा रहा हूं, और वो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसका नाम क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही आप फ्यूचर में नया नाम देने वाले हो, जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। फोर्थ चैप्टर तक हम जिसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे, वही क्वांटिटी का नाम आगे जाकर के क्या होने वाला है, वही फिजिकल क्वांटिटी का आगे जाकर के नाम होने वाला है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटा, ध्यान से समझना उसकी डेफिनेशन। we can say that the ratio of, we can say that the ratio of electrical permittivity of any medium to electrical permittivity of given medium is called as dielectric constant of the medium, is called as dielectric constant of the medium। माइंड वेल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम को कप्पा, ये ग्रीक अल्फाबेट है कप्पा, के नहीं है, ग्रीक अल्फाबेट कप्पा,
is equal to permittivity of given medium to permittivity of vacuum, तो k कप्पा इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहाँ तक किसी को भी डाउट है? No. बेटा यहाँ तक डाउट No, नहीं है sir. तो यहाँ पर मैं कूलम्स लॉ जो भी मैंने आपको पढ़ाया, कूलम्स लॉ मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो कूलम्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने जा रहा हूँ वन बाय वन, जिसके अंदर से एक एक मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। मेन फीचर्स ऑफ कूलम्स लॉ। मेन फीचर्स ऑफ कूलम्स लॉ। देखो बेटा, कूलम्स लॉ के मेन फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहली बात याद रखो कि कूलम्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्जेस। सबसे पहला फीचर क्या है, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस। देखो पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस का मतलब क्या, ये समझाने के पर्पज से मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। बेटा कंसीडर करो कि ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, ये स्फीयर के पास कंसीडर करो कि +2 कूलम जितना पॉजिटिव चार्ज है, ये स्फीयर के पास +2 कूलम जितना पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा ये एक स्फीयर है जिसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q2 इक्वल टू 0 कूलम है। इसके पास दूसरा जो स्फीयर है ना, ये कंडक्टिंग स्फीयर है लेकिन उसके पास 0 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगना चाहिए, K Q1 Q2 अपॉन R²। चलो K की वैल्यू K, बट Q1 की वैल्यू 2 कूलम, Q2 की वैल्यू क्या है 0 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस R², बट इसका आंसर तो 0 न्यूटन आना चाहिए। यस और नो? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन दोनों के बीच में, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन दोनों के बीच में 0 न्यूटन जितना फोर्स लगना चाहिए। बेटा 0 न्यूटन फोर्स लगना चाहिए, इसका मतलब तो क्या हुआ कि इनके बीच में अट्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए या रिपल्जन भी नहीं होना चाहिए। यस सर। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऐसा बोल सकते हैं कि इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्जन कुछ भी नहीं होना चाहिए। बट एक या दो लेक्चर के बाद जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दूंगा, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि इनके बीच में तो भले इसके पास 0 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है, फिर भी ये अट्रैक्ट होता है। मैं ही प्रूव करके दिखाऊंगा कि इनके बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, बट और वो इलेक्ट्रिकल फोर्स कंपलसरी अट्रैक्टिव टाइप का होगा। बट अभी कूलम्स लॉ यहाँ पर ऐसा बोलता है कि 0 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो कूलम्स लॉ यहाँ पर रॉन्ग क्यों हो जाता है, क्योंकि ये पॉइंट लाइक चार्जेस नहीं है, ये बड़े बड़े स्फीयर्स है। और खास याद रखो कि कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्जेस, इट कैन नॉट बी यूज फॉर मूविंग चार्जेस और बड़े बड़े स्फीयर्स। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। पहली बात, आपको अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, तो दिस इज सेड टू बी लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्जेस, दिस इज लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। चलो इसके बाद इसका दूसरा फीचर, आपको पता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था कि द gravitational force of attraction act between two particles
is always directly proportional to product of their mass and inversely proportional to square of distance between them. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी कूलम्स लॉ की तरह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस था, और जो लॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, they all are said to be inverse square laws. So we can say that Coulomb's law is also inverse square law like universal law of gravitation, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तीसरा पॉइंट, इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सिमिलरिटी क्या है कि बोथ आर इनवर्स स्क्वायर। अच्छा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि कूलम्स लॉ से लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। कूलम्स लॉ से लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कंपल्सरी, अट्रैक्टिव ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन दोनों के बीच में दूसरा एक डिफरेंस भी है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए उसके कांस्टेंट को नाम दिया गया है यूनिवर्सल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, बट कूलम्स लॉ मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है। कूलम्स लॉ डिपेंडेंट ऑन type of medium in which charges are kept। मतलब कूलम्स लॉ और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कुछ सिमिलरिटीज भी है और कुछ डिफरेंसेस भी है। अगर आपको इसमें से जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए, एक मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी 2 मार्क में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टेट कूलम्स लॉ एंड राइट मेन फीचर्स ऑफ कूलम्स लॉ। तो आपको ये 4 फीचर वहां पर ऐड करने हैं। यहाँ पर मेरे घड़ी के हिसाब से 1 मिनट में ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इससे बेटर है मैं यहाँ पर लिंक डिसकंटिन्यू करके आपको विदिन 5 मिनट्स दूसरी लिंक भेज देता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में।